गुड इवनिंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। हिंदी का ये पहला क्लास है झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2025 के लिए। और इस क्लास में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं वर्णमाला के ऊपर। वर्णमाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं आते हैं, सभी को इस नोट्स के माध्यम से देखने वाले हैं। आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, अरिहंत बुक का। और ये जो हैंड रिटेन नोट्स है पिछले बार भी दिया गया था और कुछ चीज़ें नई इस बार ऐड की गई हैं, जैसे लेखक परिचय हो गया, रचनाएँ हो गई। तो इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया है ताकि किसी भी तरह का दिक्कत आपको न हो। नोट्स थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है तो मैनेज कीजिएगा। और ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, आज भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जिसके कारण पहले ही रिकॉर्ड करके प्रीमियर सेट कर रहा हूँ। तो आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और जिनको आता है भाई, जो पहले से पढ़े हुए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नोट्स में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो जो नई चीज़ें बताएंगे, जो नई चीज़ें ऐड करेंगे, उनको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। आज यही हमें पढ़ना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, उसी को कहते हैं हम लोग ध्वनि। और ध्वनि और इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों को व्यवस्थित जब कर देते हैं तो व्यवस्थित करने पे क्या कहलाता है? वो वर्णमाला। ठीक बात है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला तो आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। हम इन दोनों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्वरों के प्रकार देख लेते हैं एक झलक। पहला होता है मूल, ह्रस्व या लघु स्वर। लघु मतलब छोटा। अब इनकी मात्रा से पहचान करेंगे। अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री, ये आपके लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। वहीं दीर्घ स्वर की बात करें तो स्वर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊंचा खींचेंगे। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। वहीं प्लुप्त स्वर जो है, इसमें जो उच्चारण होता है, इसमें और लंबा खींचते हैं, यानी कि समय जो है और अधिक लगता है। उदाहरण के लिए ओम, समय लगता है। तो इस तरह के मात्रा जब प्रयोग होंगे तो वो प्लुप्त स्वर में आएंगे। आगे देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, कम समय लगता है, उनको क्या कहेंगे हम लोग? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक, जो ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है या फिर लघु स्वर से अधिक समय लगेगा तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे बड़ा, यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, आ, ई, ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, बहुत समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, उनको हम लोग कहते हैं प्लुप्त। क्या कहते हैं साथियों? प्लुप्त स्वर। उदाहरण के लिए ओम। आगे देखें, स्वरों की संख्या 11 होती है। वह आयोग वाह जो स्वर है 2 होते हैं। कुल जो हो जाते हैं आपके 11 और 2 13 हो जाते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। और यहाँ पर अंग, अ। अनुस्वार के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला सिंबल, और विसर्ग के लिए ये यूज करते हैं। तो बचपन से आप पढ़ें। चलिए वर्गीकरण देख लेते हैं अब स्वरों का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, ये तो आपने देखा। अ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर भी आपने देख लिया है। दीर्घ संधि स्वर और सजातीय स्वर, ये नया आया। तो दीर्घ संधि स्वर और सजातीय स्वर किनको कहते हैं? आ, ई, ऊ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और आ, ये आपके दीर्घ संधि स्वर हुए या फिर सजातीय स्वर। संयुक्त स्वर किनको कहेंगे? और विजातीय स्वर, नाम से भी पता चल रहा है, विजातीय और संयुक्त। ए, ओ, औ, ओ, औ, ये हैं आपके संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है? जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त है मतलब यानी कि 2 स्वर मिलके बन रहा है, तो अ और ई को मिलाएंगे, अ जोड़ ई करेंगे तो क्या बनता है? ए बनता है। उसी तरह अ जोड़ ए करेंगे तो ए बनता है। अ जोड़ ऊ करेंगे तो क्या बनता है? ओ बनता है। और अ जोड़ ओ करेंगे तो औ बनता है, औ।
तो ये आपके संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ। कैसे होता है आप देख रहे हैं कि दो स्वरों को जोड़ने से जो बन रहा है संयुक्त स्वर। आगे देखिए स्वरों का उच्चारण। कंठ्य स्वर किनको कहते हैं साथियों? अ आ को तालव्य स्वर कहते हैं ई, और ई को ओष्ठ स्वर कहते हैं ऊ। और मूर्धन्य स्वर कहते हैं री को। कंठव्य तालव्य स्वर कहते हैं किनको? ए और ए को। कंठ या ओष्ठ स्वर कहते हैं ओ और औ को। कहने का मतलब है कंठ और ओष्ठ, आपका कंठ और ओष्ठ की मदद से स्वर का जो उच्चारण हो रहा है वो होते हैं ओ और औ। कंठव्य तालव्य यानी कि आपके तालु और आपके कंठ के मदद से जो शब्द स्वर उच्चारण हो रहे हैं वो हैं आपके ए। उच्चारण करके देख लीजिएगा। मूर्धन्य से री, आपके होठों की मदद से जो उच्चारण होते हैं ऊ, होठों की मदद से उच्चारण करके देखें आप। तालव्य तालु की मदद से ई, कंठ के मदद से आ। और एक होता है आपका, यहाँ छूट रहा है जो आप ऐड कर लेंगे, उसको कहते हैं कंठ तालव्य हो गया। हाँ, दंतोष्ठ ये आपका होता है। तो इसमें दांत और आपका ओठ का मदद से उच्चारण होता है, और ये होता है आपका व होता है शायद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है? अभी हम लोग स्वरों का देख रहे हैं, ठीक बात है, स्वरों का देख रहे हैं। अभी व्यंजन अभी देखेंगे हम लोग। अग्रस्वर किनको कहते हैं? ई ए। हमारे जीभ के अग्र हिस्से से उच्चारण होता है ई ए। ये 4 होते हैं। मध्य स्वर जो अ होता है 1 होता है। पश्च स्वर आ, ऊ, ओ, औ, ये 5 होते हैं। इनको याद रखना ही, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अब स्वर से संबंधित जो भी टर्मोलॉजी थे वो हमने देख लिए हैं। अब व्यंजन को एक नज़र देख लेते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग व्यंजन। 6 प्रकार के होते हैं, 6 को देख ले आप। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रकार है यहाँ पर स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किनको कहते हैं साथियों? क वर्ग, उसके बाद में आपका छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प वर्ग तक टोटल कितने हो जाते हैं? 5, 10, 15, 20, 25। तो क से म तक यानी कि क वर्ग के सभी व्यंजन, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, ये सभी व्यंजन क से म तक टोटल 25 होते हैं। तो 25 आपके स्पर्शी और या फिर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं आपका, ड और ढ होता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उसके बाद है आपका अनुनासिक या फिर नासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण को आपको लेना है, जो कहलाएंगे अनुनासिक या नासिक, लेकिन म तक ही लेना है आपको, यानी कि प वर्ग तक ही लेना है। अंतस्थ या उनको छोड़ करके क से प वर्ग तक जो अंतिम में वर्ण आते हैं, तो अंतिम में क वर्ग में कौन आएगा? ड आएगा। च वर्ग में यहाँ आएगा आपका, उसके बाद में ट वर्ग में मूर्धन्य आएगा, उसके बाद में त वर्ग में न आएगा, और प वर्ग में आपका म आएगा। तो ये आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाएंगे या नासिक व्यंजन कहलाएंगे। ड यहाँ और न और ये म, इनकी भी संख्या टोटल 5। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन कहलाते हैं? य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। आगे बढ़े साथियों। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, उसके बाद में दंत स, उसके बाद में ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन आपके होता है छ, त्र, ज्ञान, उसके बाद में आपका संयुक्त व्यंजन।
और एक आपका होता है स्र। चलिए वर्ण तालिका एक बार देख ले आप। क वर्ग, क से अंग तक, ये कंठस्थ कंठ व्यंजन कहलाते हैं। ये कंठ की सहायता से इनका उच्चारण होता है। क ख ग घ अंग। च वर्ग जो होता है च से इया, ये तालु यानी कि तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ग क्या कहलाता है? तालव्य व्यंजन, तालु से उच्चारण होता है। क वर्ग जो है आपका कंठ से उच्चारण होता है, इसीलिए कंठ व्यंजन कहलाते हैं। ट वर्ग जो है साथियों मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। वहीं त वर्ग जो है आपका दंत, दांतों की मदद से उच्चारण होता है। त थ द ध न, तो दंत व्यंजन इनको कहा जाता है। आगे प वर्ग जो है साथियों इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, जो कि होठों की मदद से उच्चारित होते हैं। प फ ब भ म। आप उच्चारण करके देखें तो आप महसूस करेंगे इस चीज़ को। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें आती हैं। अल्प प्राण किनको कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण किनको कहेंगे? चलिए तो अल्प प्राण किनको कहेंगे साथियों, ध्यान से देखिए आप। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण कहलाता है अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। उदाहरण से आप समझें, जैसे क वर्ग अगर हम ले रहे हैं, क ख ग घ और ये अंग, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला ये हुआ, तीसरा ये हुआ और ये पांचवा हुआ, तो क ग और अंग, इनका उच्चारण करके देखें। बहुत ज़्यादा आपको दबाव नहीं डालना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स आपको नहीं डालना पड़ रहा है, यानी कि अल्प प्राण, आप जो प्राण डाल रहे हो कम डाल रहे हो, छोटा सा डाल रहे हो। क ग अंग, तो अल्प प्राण इनको कह रहे हैं हम लोग। अब ये जितने भी आपके वर्ग हैं सभी में पहला, तीसरा और पांचवा प वर्ग तक। च वर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी आपका पहला ये च हो गया, छ को छोड़ के ज आपका हो जाएगा, झ को छोड़ के यहाँ हो जाएगा, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये भी कहलाएंगे आपके अल्प प्राण, च ज यहाँ। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। और बाकी जो छूट रहा है, उसको देखिए छूट कौन रहा है? दूसरा छूट रहा है, दूसरा और आपका चौथा, यानी कि च के बाद यहाँ पर क्या होगा? च छ, ये भी दूसरा होगा, ज के बाद झ, यानी कि दूसरा और चौथा क्या कहलाएंगे? महाप्राण। इनमें थोड़ा सा हम प्राण जो डाल रहे हैं, आवाज़ जो डाल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं। ख घ छ झ, और क और ग और अंग का उच्चारण करें। क ग अंग, कम यहाँ पर प्राण डाला जा रहा है, इसीलिए अल्प प्राण, और दूसरे और चौथे में ज़्यादा प्राण डाला जा रहा है, तो महाप्राण इनको कहेंगे, दूसरे और चौथे। ठीक बात है। अब यहाँ पर और एक चीज़, अल्प प्राण में और भी ऐड हो जाते हैं। अल्प प्राण में तो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर य, र, ल और व, साथ ही साथ आपका ड, ये भी आपके अल्प प्राण में ही आते हैं। य, र, ल, व और ड, इनमें भी अल्प प्राण डाला जा रहा है। य, र, ल, व और ये आपका ड, तो इनको आप नोट कर लेंगे, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में महाप्राण तो दूसरा और चौथा वर्ण होगा, ये तो आपने देखा। ज़्यादा यहाँ पर हम दबाव डाल रहे हैं या फिर ज़्यादा थोड़ा खींच रहे हैं लंबा। महाप्राण तो दूसरा, चौथा के साथ में यहाँ पर आपका तालव्य स आएगा, उसके बाद मूर्धन स, यानी कि तीनों स, दंत स, ह, साथ ही साथ आपका ढ, ये महाप्राण में आएंगे। स स स ह ढ, तो महाप्राण है, ये भी आएंगे दूसरा, चौथा के अलावे, तो इनको भी ध्यान देना है। अब आगे है अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, देखिए सघोष किनको कहेंगे साथियों? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे हम लोग क ख
क वर्ग लिखते हैं। तो क वर्ग में यहाँ पर पहला ये है क और ख दूसरा, तो पहला और दूसरा क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। और तीसरा, चौथा और पांचवा कहलाएंगे सघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाएंगे सघोष और पहला दूसरा कहलाएंगे आपके अघोष। अघोष। अब इनके साथ अघोष के साथ में सघोष, अघोष है, ठीक है, अघोष। अब पहला दूसरा वर्ण के साथ में और क्या चीज़ आ जाएगा आपका? तीनों जो स हैं, मूर्धन स, दंत स और ये स, ये तीनों स भी आएंगे आपके अघोष में ही। अभी डेफिनेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आगे डेफिनेशन दिखाते हैं। उसके बाद में सघोष या घोष किनको कहेंगे? वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण हैं, इनके अलावे आपका आ जाएगा य, र, ल, व। य, र, ल, व यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएगा, य, र, ल, व। उसके बाद में और भी यहाँ चीज़ें ऐड होती हैं। आपका अह भी ऐड हो जाता है। उसके बाद में जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ढ और ड, ढ और ड, ढ और ड भी कहाँ यूज आ जाता है आपका? सघोष में। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, साथ ही साथ य, र, ल, व, ह भी आ जाता है। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं ड और ढ, ये दोनों भी आ जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फिर से लिख दिए, अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं। य, र, ल, व अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। वहीं अर्ध स्वर जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। जैसे अघोष में जो होता है ना, कंपन नहीं होता है, आवाज़ में कंपन नहीं होता है, और सघोष जो होंगे उसमें आवाज़ में कंपन होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं क, ख, ग, घ और अंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सघोष वर्णों की, सघोष वर्ण कौन है हमारा? ये पहला और ये दूसरा। तो उच्चारण करें आप क, ख, या फिर च वर्ग को लेंगे तो च, छ, च, छ। मतलब आवाज़ में क्या हो रहा है कि कंपन नहीं हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं अघोष। अघोष। वहीं आप तीसरा, चौथा और पांचवा को उच्चारण करें, च, छ के बाद इधर लिख ले ज, झ और य। इनका अगर उच्चारण करेंगे तो आपके स्वर में क्या होगा? स्वर में कंपन होगा। स्वर में क्या होगा? कंपन होगा। उच्चारण करके देखें, ग, घ, अंग, ज, झ, या। स्वर में कंपन हो रहा है, तो कंपन हो रहा है स्वर व्यंजन में उच्चारण करने में, तो कहेंगे उसको हम सघोष या घोष। कंपन नहीं हो रहा है, जो कि पहला और दूसरा आपका है व्यंजन, वो कहलाता है अघोष, मतलब बिना कंपन के है। और कंपन के जो हैं वो कहलाएंगे सघोष या घोष। चलिए, इसके अलावे भी जो चीज़ें हमने ऐड करी वो तो आपने देखा। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं साथियों, य, र, ल, व, ये आपके अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। अल्प प्राण उच्चारण करके देखें, य, र, ल, व, सघोष। कंपन भी है इनके उच्चारण में, य, र, ल, व, उच्चारण में यहाँ पर कंपन भी महसूस हो रहा है, तो ये आपके सघोष भी हैं। जो अर्ध स्वर हैं आपके य और व। पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित व्यंजन र कहलाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन तीनों स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह, जिनमें से स, स और स महाप्राण। तीनों स जो हैं, ध्यान दें, तीनों जो स होते हैं ये सभी क्या हैं? महाप्राण हैं। महाप्राण हैं।
ऊपर हमने बताया। साथ ही साथ ये महाप्राण के साथ ये अघोष भी हैं, अघोष भी हैं। उसके बाद में ह जो है साथियों, ह जो है आपका महाप्राण है और सघोष है। महाप्राण और सघोष कौन है? ह है आपका। तो ये छोटी छोटी बातें। संयुक्त व्यंजन कहते हैं छ, त्र, ज्ञान और स्र को, ये स्र है। आगे देखें संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। अब व्यंजनों का निर्माण भी होता है, जिस तरह से अभी स्वरों का निर्माण आपने देखा, ऊपर स्वरों का निर्माण देखा आपने अच्छे से, उसी तरह व्यंजनों का निर्माण। चलिए, जैसे यहाँ पर आपका छ है, इसको क्या पढ़ते हैं? छंजोगी छ या फिर कुछ पढ़ते हैं, हिंदी वाले बेहतर बताएंगे। तो यहाँ पर जो क है आपका, क जोड़ स, ये बनाता है ये आपका अक्षर। उसके बाद में यहाँ पर त्र का निर्माण होता है त, त जोड़ र। उसके बाद ज्ञा का निर्माण होता है ज जोड़ या, ज्ञा। उसी तरह स्र जो बनता है आपका स जोड़ र, तो ये आपका बन जाता है स्र। एक नज़र देख लेते हैं वर्णमाला को। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपने सभी वर्गों को देखा, व्यंजनों का हमने वर्गीकरण किया, स्वरों का वर्गीकरण किया, कौन कहाँ से उच्चारण होता है। साथ ही साथ हमने उच्चारण के आधार पर प्रकार भी देखे, कंठ, तालु, कंठोस्य, दंतोस्य। एक चीज़ छूट गया है, एक चीज़ छूट गया, पंचमाक्षर आता है शायद, हाँ पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर किनको कहते हैं? ड को कहते हैं, उसके बाद में या को कहते हैं, और इस न को कहते हैं, दोनों न साथ ही साथ में म, इनको कहते हैं पंचमाक्षर। चलिए एक नज़र आप देख ले अब यहाँ पर। स्वरों की संख्या टोटल है 11, आयोग वाह स्वर 2 हैं, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्शी व्यंजन 25 हैं। स्पर्शी व्यंजन किनको कहा जा रहा है? क वर्ग से लेकर के प वर्ग के अंतर जितने भी आ रहे हैं, 5 × 5 = 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। इस तरह से साथियों कुल वर्णों की जो संख्या है कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो बहुत डिटेल में नहीं, पूरा डेप्थ में नहीं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए उतना इस वीडियो में आपने देखा। बाकी मैं तो हिंदी का कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन सिलेबस पूरा करना है और सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, जिसके कारण मजबूरन हिंदी भी लेना ही होगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे सभी दिए जाएंगे और नोट्स तो आपको मिल ही रहा है। बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टॉपिक से। आगे आएंगे फिर एक ही क्लास में लेकर के आएंगे 2-2, 3-3 टॉपिक। जैसे आगे आएंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक ही क्लास में तीनों चीज़ें कर देंगे। 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक एक क्लास में ही। तो ऐसे करेंगे तो बहुत कम समय में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, और लाइव आएंगे तब 3 टॉपिक लेंगे। चूँकि रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो 25 से 30 मिनट से ज़्यादा बना नहीं सकते। बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अपलोड वगैरह करने में दिक्कत होता है। चलिए बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में। धन्यवाद, जोहार।